यूरोप में रहते हुए मीर मुर्तजा ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नाम से एक खुफिया तंजीम कायम की। नासिर जमाल और अरशद अली खान दोनों उनके फर्स्ट कज़न हैं। उन दोनों को अपने साथ मिलाया, प्लेन हाईजैक कर। टीपू की बेचैनी बढ़ रही थी। वो गुस्से में कभी कभार कॉकपिट से बाहर आकर अंग्रेजी में गालियां देता। पाकिस्तानी हुकूमत ने सरकारी टीवी और रेडियो पर मुर्तजा भुट्टो को हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड करार दिया कि एक मखसूस सियासी गिरोह के घिनौने चेहरे अब इस्लाम के साथ गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी रखने वाले बिल्कुल बेनकाब हो चुके हैं। अफगान हुकूमत मेजर तारिक रहीम के कत्ल पर हाईजैकर्स से शदीद नाराज थी। जब कोई और रास्ता ना बचा तो हाईजैकर्स ने त्यारा दमिश्क ले जाने का फैसला किया। काबुल में रात के टाइम टेक ऑफ होती नहीं। टेक ऑफ होते होते जहाज कैसे पहाड़ियों से निकला है। बाद में जुनैद कह रहा था कि कहते यार मुझे ऐसा महसूस है कि सामने पहाड़ है, किसी और भी टकरा जाए। आलमगीर के कोड नेम से पहचाना जाने वाला सलामुल्ला टीपू सबके सामने था। वो बुलंद आवाज में चीखा, सुन लो सब, जुल्फकार अली भुट्टो मेरा बाप है, नुसरत भुट्टो मेरी माँ और मेरा ताल्लुक अल जुल्फकार तंजीम से है। सलामुल्ला टीपू ने क्रैक क्लाइमोर की तरफ इशारा किया। जिया हमारी बात नहीं मान रहा। आज रात 7 बजे शुरू करेंगे। तुम CIA के एजेंट हो, तुम्हें पहले, और तुम भी। उसने जेफरी की तरफ देखकर कहा, बिल्कुल हमारी 2 बजे डेडलाइन है और थी, ये आप नोट कर लें। है बिल्कुल, इसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं होगा पाकिस्तान गवर्नमेंट से हमारा। शाम के 6:30 बज रहे थे। सिर्फ 30 मिनट बाकी थे। अचानक रेडियो पर एक आवाज गूंजी, हेलो PK 326, ये दमिश्क कंट्रोल टावर है। हमारे पास एक जरूरी पैगाम है। इनको फील हुआ कि टावर से कोई बात करना चाह रहे हैं। जब ये भागते हुए गए तो उन्होंने उससे पूछा, मेरे ख्याल जुनैद ने उससे बात की होगी। उसने कहा जी कि ज़िया-उल-हक ने डिमांड मान ली है और आप लोग जो है बस जल्दी रिहा हो जाएंगे। जी एक ऐसा नारा था जी उसने लगाया, एकदम वो माहौल जो रोने धोने का था वो एकदम चेंज हो गया। ऐलान हो गया जी कि हम इसको जल्दी रिलीज़ होगा। अब कह रहे हैं कब जाएंगे, क्या होगा, क्योंकि उसमें ये शर्त टीपू ने लगाई थी कि जो भी कैदी उन्होंने मांगे थे वो सब रिलीज़ हो गए। कंट्रोल टावर से कॉकपिट में जो पैगाम आया वो ये था, पाकिस्तानी हुकूमत ने हाईजैकर्स की शर्तें मान ली हैं, 54 कैदी रिहा किए जा रहे हैं। ये सुनते ही टीपू ने बेचैनी से बाकी कैदियों के बारे में पूछा और कहा, हमने तो ज्यादा कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया था। जवाब में पाकिस्तानी हुकूमत का कहना था कि बाकी कैदियों को तलाश नहीं किया जा सका। टीपू ने नासिर जमाल से सरगोशी की, फिर कॉकपिट में वापस आकर माइक्रोफोन उठाया और ऐलान किया, हम कबूल करते हैं, मगर कैदियों की मुंतकली कैसे होगी। कंट्रोल टावर ने जवाब दिया कि वो शाम को दोबारा राब्ता करेंगे। शाम के 7 बज चुके थे। फैसला करीब था, मौत या आज़ादी। मगर मामला इतना सीधा नहीं था। पाकिस्तानी हुकूमत खुसूसी फौजी कार्रवाई करना चाहती थी, मगर शाम ने मना कर दिया। टीपू की गैर मुल्कियों को कत्ल की धमकी शायद फैसला कुन साबित हुई। दमिश्क, ये PK 326 है, सुने, हम सुन रहे हैं, बोले। टीपू ने हुक्म दिया, इस्लामाबाद को बताएं कि रिहाशुदा सियासी कैदियों को फौरन लीबिया भेजा जाए। इन्हें नुकसान पहुंचाया गया तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हमें फौरी खुराक और सामान चाहिए। फिर जज्बाती होकर कहा, मेरे वालिद को हवाई जहाज पर लाया जाए, वो हमारे साथ लीबिया जाएंगे। टीपू कई दिनों से अपने वालिद से नहीं मिला था, मगर इसके वालिद त्यारे में आने का खतरा मोल लेने को तैयार नहीं थे। उसने कहा, अगर मेरे किसी कैदी का हाथ टूटा होगा तो मैं पैसेंजर का हाथ तोड़ूंगा, लात टूटी हुई तो मैं पैसेंजर की लात तोड़ूंगा। यानी मुकाबला था जी। ये टीपू ने उनको कहा हुआ था
अगर ऐसा होगा तो मैं किसी न किसी के साथ ये करूँगा। दमिश्क में यरगमाली हर लम्हा आज़ादी की खबर के लिए मुंतज़िर थे। क्या कैदी रिहा हो चुके? क्या हम बच जाएंगे? मगर पाकिस्तान में रिहा किए जाने वाले कैदी खुद हैरान थे कि उन्हें जिला वतन क्यों किया जा रहा है। अब ज़रा दिलचस्प है मामला। 13 दिन के बाद उन्होंने एक एक करके हमें बुलवाया और रस्सियां हमें बांध दी उल्टे हाथ पीछे, और एक एक को ले जाकर वो जो बड़ी प्रिजनर्स वैन होती है उसके अंदर बैठाना शुरू कर दिया। हम बैठ के, और उसमें फ़नी पहलू कभी भी नहीं भूलना चाहिए, किसी वो साथ चलना चाहिए। आप यकीन जाने कि मेरी रस्सियाँ खोल दी आज़म ने, जब मेरी खोल दी तो मैंने उसकी खोल दी। हमने वैसे हाथ पीछे किए रखे, किसी को पता नहीं, जो पुलिस वाले बैठे हैं, हाथ हमारे खुले हैं और पीछे हमने रस्सियाँ उसकी खोल दी। हमारी जानी पहचानी सड़कों से गुजार कर हमें लाहौर पुराने एयरपोर्ट पे ले गया, और एयरपोर्ट का एक ऐसा कोना जो कहीं फिल्मों में देखा था, खौफनाक सा मंजर था। ये रात का वक्त था। जब हमें तैयारे में बिठाया गया है, ये तो बाद में तैयारे में बैठे ना, ये तैयारा KPK वालों को लेकर, जो उसको सूबा सरहद कहलाता था, सूबा सरहद के तमाम कैदियों को लेकर आ चुका था, जो 17-18 लोग हुए सूबा सरहद। ठीक है जी, हमें नहीं पता कि अभी तैयारा सिर्फ हमने खड़ा देखा है। इत्तेफाक की बात है कि सबसे पहले मैं बैठा हुआ था, मेरे साथ तारक शीमा था, उसके बाद फिर वो एक एक को उतारना था। उन्होंने इशारा किया, वो कमांडोज थे नीचे ना, ब्लैक ट्राउजर्स पहने हुए हैं, ब्लैक जैकेट्स पहनी हुई है। ये कोई मुसाफिर त्यारा नहीं था, बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक माल बरदार त्यारा था। यह त्यारा पहले सुबह सरहद से सियासी कैदियों को लेकर लाहौर के पुराने एयरपोर्ट के एक वीरान हिस्से में पहुंचा था। अब कैंप जेल से भी कैदियों को लाकर इसी मुकाम पर इकट्ठा किया जा रहा था। एक शख्स जो उनका लीडर लगता था, वो था उस वक्त मासूफ कर्नल थे, कर्नल TM शाह कहा करते थे, ताहिर महमूद शाह। और वो कमांडो, पाकिस्तान आर्मी के जो कहते हैं ना कि काबिल फ़ख्र कमांडोज, वो उनमें से एक था। छोटा सा कद, बहुत गट्ठा हुआ जिस्म, मोटी सी गर्दन। तो जब वो और मैं आपस में हाथापाई हो गई, यानी एहतजाज, जो हमने कहा था हम एहतजाज करेंगे, हम नहीं जाएंगे, फिजिकल हो गए। जब उसके मैं गले पड़ा तो कमांडोज आए, उन्होंने मुझे पकड़ा। मुझे ऐसे पता लगा कि मेरा कोई 1 किलो वज़न है। वो 6-7 ने ऐसे पकड़ कर वो सीढ़ियों पे चढ़े हैं, ठा करके उन्हें पारे मुझे मारा। तो रैक्सिन की लगी हुई थी वो अपना, वो सीट्स नहीं आप उसे कह सकते, ये एक डंडा इधर एक डंडा सामने, तो रैक्सिन अंदर को घुसी। तो उसके ऊपर जाकर जब गिरा हूँ तो वो सारा बाकी डॉक्टर गुलाम हुसैन, उन्हें जब निकाला गया वो भी लड़ पड़े। किस साल मुख्तसर हमें मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन हमने अपनी रेजिस्टेंस जो है वो रैकेट करवा दी। ज़िया शदीद मुश्किल में थे। एक तरफ वो सियासी कैदियों की रिहाई के इक़दाम कर रहे थे, और दूसरी तरफ एक मुतबादल हिकमत अमली तैयार करने में मसरूफ़ थे, ताकि दाखिली और ख़ारजी दबाव का सामना किया जा सके। इसी दौरान पाकिस्तान ने एक बार फिर शामी हुकूमत से दरख्वास्त की कि पाकिस्तानी टेक्निकल यूनिट को शाम में दाखिल होने की इजाज़त दी जाए, ताकि त्यारे पर धावा बोलकर इसका कंट्रोल संभाला जा सके। मगर शामी हुकाम ने यह दरख्वास्त सख्ती से मुस्तरद कर दी। हाफिजुल असद और मुअम्मर कज़ाफ़ी भुट्टो के करीबी इत्तेहादी थे और उनकी फांसी पर शदीद बरहम थे। हाफिजुल असद ने कई बार ज़ियाउल हक से दरख्वास्त की थी कि वो जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी ना दें, मगर ज़ियाउल हक ने उनकी बात नहीं मानी। कज़ाफ़ी और भुट्टो मुश्तरका इस्लामी ब्लॉक के ज़रिए मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद करना चाहते थे, और ज़ियाउल हक भी बज़ाहिर इस्लामी ब्लॉक के क़याम की हमायत का इजहार करते रहे, मगर अमली तौर पर वो मगरबी ताकतों की खुशनुदी हासिल करने में मसरूफ़ रहे। रात के घने अंधेरे में एयरफोर्स का माल बरदार त्यारा पंजाब और सरहद से सियासी कैदियों को कराची मुंतकिल करने के लिए तैयार खड़ा था। पर्दे की ओर से वही कर्नल साहब जो है वो
बरामद हुए, मुझे नज़र आए। मैं और डॉक्टर गुलाम हुसैन बैठे हुए थे, साथ तारक बशीर चीमा था, गपशप लगा रहे थे। जब उसे मैंने देखा और जो उसने सलूक मेरे साथ किया हुआ था, उठा के वो जब मेरी कोनियाँ मोनियाँ रगड़ी गई हुई थी, वो फौरी तौर पे उठ के मैं उसकी तरफ भागा। जब मैं भागा हूँ तो वो पता तो उसे चल गया ये मेरी तरफ आ रहा है। उसे जाकर मैंने गिरेबंद से पकड़ा। जो ही मैंने गिरेबंद से पकड़ा है तो 1 मिनट के अंदर 6-7 कमांडो जो है वो क्योंकि मेरे पैरों की आवाज़ भी तो आती है ना जहाज़ के अंदर, तो मेरे उस तक पहुंचने तक वो 3-4 कमांडोज आ चुके। वो मुझे पकड़ के कोई फिजिकल होने लगे, लेकिन कर्नल टीएम शाह ने कहा स्टॉप जेंटलमैन स्टॉप। वो रुक गए। मुझे 2 कमांडोज मेरे और कर्नल साहब के दरमियान आ गए। ख्वाजा आसिफ को डॉक्टर गुलाम हुसैन ने बाजू से थामा और इन्हें सीट पर ले आए। 5 मिनट बाद कर्नल टीएम शाह ने डॉक्टर गुलाम हुसैन को बुलाया और कुछ देर सरगोशी में बात की और फिर इन्हें वापस भेज दिया। डॉक्टर गुलाम हुसैन साहब 15-20 मिनट के बाद आए। मुझे कहने लगे कि वो तो बहुत अच्छा आदमी है। वो तो मुझे अकेले ले जाकर मुझे बता रहा था कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, मैं सारी रात रोता रहा था। तो ये तो हमारी ड्यूटी है। तो यार कोई बात नहीं, वो कर्नल को मैं कहता हूँ, बुलाता हूँ, तो ज़रा वो अपना गमो गुस्सा दूर कर दे, वो अच्छा आदमी है। अच्छा, हमारा गुस्सा भी बस इतना ही होता है ना, जितना गुस्सा तो मैंने निकाल लिया हुआ था। तो कर्नल ताहिर महमूद शाह साहब आ गए, तो मुझे लेकर पिछली सीट पे बैठ गए। फिर वो बताने लगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की असैसिनेशन पर। जो डॉक्टर साहब को उन्होंने बताया था वही उन्होंने मुझे बताया। एयरफोर्स का तैयारा कराची की जानिब रवां था, जबकि कराची एयरपोर्ट पर PIA की खसूसी परवाज को दमिश्क ले जाने की तैयारियां अरूज पर थी। इसी दौरान एयरपोर्ट पर गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई और एक किस्म की एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हर तरफ बेचैनी और तनाव वाज़े था। अनवर सरहंदी, जो इस वक्त केबिन क्रू का हिस्सा थे, इस तारीखी फ़्लाइट के कई वाक़यात के चश्मदीद गवाह हैं। उस वक्त मैं एक फ़्लाइट स्टूवर्ड था, तो एक अजीब सी अनईज़ी फीलिंग थी कि हमारे जो लड़के हैं और पैसेंजर्स हैं ये जो हाईजैक हो गए, पता नहीं किस कंडीशन में हो, क्या नहीं हो। तो हमारी मैनेजमेंट ने कहा कि कोई वॉलंटियर्स चाहिए जो इस जहाज़ पे जाए जिसके अंदर वो टीपू ने जो मांगे थे कैदी, उनको ले कर के जाना है। और फिर हमारे जो सिक्योरिटी के ऑफिसर्स थे वो आए, और हमारे जनरल मैनेजर फ़्लाइट सर्विस साले तरीन साहब थे उसमें, वो भी आए। तो उन्होंने हमें कहा कि देखिए जी, ये इट्स नॉट एन ईज़ी जॉब और इसमें कुछ भी हो सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली ये हो सकता है कि टीपू जो है वो अपना जहाज़ छोड़ करके आपके जहाज़ पे आ जाए और फिर इसको ले जाए लीबिया या कहीं भी जहाँ ले जाना है, तो आप लोग भी होस्टेज हो सकते हो। तो दैट वाज थोड़ा अलार्मिंग था हमारे लिए। तो उन्होंने कहा कि अब आप में से जो वापस जाना चाहता है वो वापस चले जाए, क्योंकि दिस इज़ अ डेंजरस एंड रिस्की जॉब। लेकिन चूँकि यंग भी थे और अपने मुल्क की भी बहुत फ़िक्र थी और अपने PIA की बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी, हमने कहा नहीं जी, एक भी विड्रॉ नहीं किया। तैयारा उड़ा और हमें वो कराची ले गया। ये भी आधी रात का समा था। अब हमें 10-10 की टुकड़ियों में बांटकर गाड़ियाँ आती रही, 10 लोगों को नीचे उतारा, भेज दिया। ठीक है जी। अच्छा, ये भी याद रखिए कि ज़्यादा लोग कराची के भी थे, अभी कराची वाले पहुँचे नहीं हैं। इस पर ज़रा फोकस करना है आपने। हम जो पंजाब और KPK के लोग थे, इनमें से 10-10 लोगों को मुख्तलिफ थानों में उन्होंने जाकर बंद कर दिया। थानों में वो जो 6-7-8 घंटे हमने गुजारे, वो जाग के ही गुजारने थे। बड़ा मुतफ़न सा माहौल था थानों का। कराची के थाने, पंजाब के थाने फिर भी कुछ बेहतर होते। कहीं पान की पीप दीवारों पे है, कहीं अगरबत्तियाँ घुसाई हुई अंदर। और वो मैंने लिखा भी है शायद कि खालस बदबू हो तो वो कम तकलीफ देती है, बदबू में अगर खुशबू को शामिल करने की कोशिश की जाए वो बेड़ा गर्क होकर रह जाता है।
तो ऐसे लगता था जैसे हलाकत और मौत का समा है यहाँ। रात के 2 बजे हवालात का दरवाज़ा खुला और सियासी कैदियों को एक एक करके बाहर निकाला जाने लगा। हर कैदी के उंगलियों के निशानात अलग अलग वर्ग पर लगाए गए, तस्वीर खींची गई और नाम पता और नुमाया निशानात रिकॉर्ड किए गए। ये अमल मुकम्मल होने के बाद इन्हें दोबारा हवालात में भेज दिया जाता। ये सिलसिला बिला तवक्कुफ जारी रहा और बिलाखिर सुबह 7 बजे मुकम्मल हुआ। पूरी कार्रवाई पुलिस की निगरानी में अंजाम दी जा रही थी। हमें यहाँ से उन्होंने गाड़ियों में भरा, सबको, पूरे पाकिस्तान से जो कैदी आ रहे थे सबको वहाँ जमशेद क्वार्टर में जमा किया गया। फिर वहाँ से हम वो जो गाड़ियाँ होती हैं ना, कुत्ता गाड़ी हम कहते हैं, जो जिस कैदियों को लेके जाती है, उस कुत्ते गाड़ी में डाला गया और हमें वहाँ जो है वो एयरपोर्ट ले जाया गया और एयरपोर्ट पे जहाज़ था। और सुबह उन्होंने निकाला तो हमसे पहले बाकी लोग पहुंच चुके थे वहाँ। अब जिस तैयारे में हमें लेकर आए थे, अब वो तैयारा नहीं, वो जा चुका था। अब PIA का तैयारा खड़ा था वहाँ। नीचे कुछ टेबल्स उन्होंने लगाए हुए थे, ऊपर सफ़ेद उसके जनाब वो दस्तरखान से बिछाए हुए हैं, और वहाँ चाय और चाय की केतलियाँ पड़ी हुई हैं। हमने फैसला किया कि इनकी चाय नहीं पीनी, ये बाद में नशर करेंगे हमें कि देखिए तैयारा भी हाईजैक हुआ और ज़ियाउल हक कितना अच्छा है, कितना रहमदिल है कि इन जैसे लोगों को भी चाय और उसने केक, मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। हमने बाइकआउट किया। फिर सुबह के तकरीबन 5 बजे हमें वेकअप कॉल मिला। 1 घंटे बाद पिकअप किया उन्होंने, हमें जहाज़ पे ले गए। तो जहाज़ खाली था उस वक्त। फिर एक्चुअली ये जितने भी इन्होंने जो मांगे थे प्रिजनर्स, ये मुख्तलिफ उसमें थे जेलों में, कोई अटक में था, कोई लाहौर में था, कराची में था, इसी तरह फैले हुए थे। तो वो C-130 आते थे, उसमें ये 10-12 लोग होते थे, इनको ला करके वो हमारे जहाज़ पे चढ़ा देते थे। और इन सब के हाथ जो थे वो पीछे बंधे हुए थे रस्सियों से। हमें हथकड़ियाँ लगा के चढ़ाए, क्योंकि हम इनकार कर रहे थे कि हम नहीं जाना चाहते। फिर उन्होंने हथकड़ियाँ लगाने का फ़ैसला किया कि इनको हथकड़ियाँ लगाओ, वरना ये जब तक नहीं लगाएंगे तो ये कुछ। फिर वहाँ पे कुछ लोग थे पहले, जो पहला पायलट था उसने डिमांड की कि ये तो बड़े ख़तरनाक लोग हैं, ये तो मेरा जहाज़ भी अगवा कर लेंगे, तो इनको आप बांधें। तो फिर उसने कहा, फिर बाद में उसने इनकार भी कर दिया कि मैं प्लेन लेके नहीं जाऊँ। तो फिर हमारी यूनियन थी, उसके जो लोग थे पायलट और स्टाफ, ये सारे लोग यूनिटी के थे, यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। तो ये आए, इन्होंने कहा हाँ हम ले जाएंगे, हमारे दोस्त। तो इस तरह वो लेट होता गया। हमें ये था कि हम मोस्ट प्रॉब्ली 8 बजे तक टेक ऑफ करेंगे, लेकिन दोपहर के 2 बज गए और बोल रहे अभी और भी आ रहे हैं मुसाफिर, और ये काफ़ी परेशान कर रहे थे और बहुत ज़्यादा नारे भी लगाते थे जब आते थे जहाज़ में। स्पेशली ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ काफ़ी नारे लगाते थे। तैयारे के अंदर यरगमाली और अमले के लोग धीमी आवाज़ में एक दूसरे से बात कर रहे थे, मगर सबकी नज़रें कॉकपिट पर मरकूज थी। हर कोई बेचैनी से इस लम्हे का इंतज़ार कर रहा था कि कब दरवाजे खुलें और कोई अच्छी खबर मिले। सलामुल्लाह टीपू की परेशानी इसके चेहरे से आयां थी। वो बार बार शाम के हुकाम से यकीन दहानी चाह रहा था, लेकिन शायद उसे अंदाज़ा नहीं था कि ये मामला खुद सीरिया की हुकूमत के लिए भी एक नाजुक सियासी बहरान बन चुका है। हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा था, क्योंकि एक गलत फैसला हालात को मज़ीद ख़राब कर सकता था। क्या यरगमालियों को वाकई रिहाई मिलेगी या ये बहरान किसी नए मोड़ पर जा पहुँचेगा? हर कोई बेयकीनी में था और हर गुजरता लम्हा सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना रहा था। बिलाखिर कराची से तैयारे ने 2 बजे उड़ान भर ली। शुरू में हम थोड़ा अनकंफर्टेबल थे, लेकिन हमें थोड़ा सा सिक्योरिटी हमें थोड़ा क्या अच्छी खासी हमें वो थी कि ब्रिगेडियर TM जो थे वो हमारे साथ थे। उस वक्त वो कर्नल थे और एक मेजर और एक कैप्टन थे और बाकी NCOs और JCOs थे। तो दे सेड कि आप लोग फिक्र नहीं करो, ये आप लोगों को टच नहीं कर सकेंगे। लेकिन फिर जैसे ही फ़्लाइट आगे बढ़ती गई तो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप कायम हुआ। वी वर सर्विंग देम
और वो चूँकि जेल से आए थे तो वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थे कि ये भी लाएं वो भी लाएं। तो एक टाइम आया कि हमारे पास चीज़ें कम होनी शुरू हो गई। सियासी कैदियों के चेहरों पर बेयकीनी की परछाइयां थीं। किसी को मालूम ना था कि ये सफ़र आज़ादी का पेश खैमा है या किसी और कैद की तरफ एक बेरहम रवानगी। अनवर सरहंदी ने त्यारे में मौजूद एक सियासी कैदी की कहानी सुनाई जो यकीनन आपको हैरान कर देगी। वो कैदी सबसे ज़्यादा खामोश था और ऐसा लग रहा था जैसे वो हाल से ज़्यादा माजी और मुस्तकबिल को देख रहा हो। और एक मुनीर वड़ाइश थे जो सेक्रेटरी थे काबुल की एम्बेसी में, तो उन पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने कोई स्टेट सीक्रेट्स वगैरह दी है, तो वो भी अरेस्टेड थे। और मतलब वो भी बड़ा एक थोड़ा इमोशनल सीन था। वो अपनी घड़ी देख के कहने लगे कि दिस वाज द टाइम आई वाज सपोज्ड टू बी हैंग टुडे। तो उनको फांसी की सज़ा हो गई थी, पर वो बचत हो गई उनकी कि वो उनका नाम भी उस लिस्ट में आ गया था। और उसके अलावा एक कर्नल हबीब थे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, तो वो भी पीपल्स पार्टी के मोस्ट प्रॉब्ली रिटायर्ड कर्नल थे ऑफ कोर्स, तो वो भी सपोर्टर थे काफ़ी। और पीछे काफ़ी लोग थे, मतलब उसमें ज़्यादातर वर्कर्स टाइप थे, कुछ शायद फाइटर टाइप थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जो ये भी कह रहे थे कि हमें क्यों ले जा रहे हैं, कौन हमें मंगवा रहा है। तो मोस्ट ऑफ देम दे डिडंट नो कि टीपू भी है कोई, लेकिन दैट वाज इन माइनॉरिटी। मेजॉरिटी वो वेरी हैप्पी कि जी जान छुट्टी जेल से, अब देखेंगे जो होगा सो होगा। लेकिन कुछ परेशान थे कि हम नहीं जाना चाहते। टीपू ने टावर के जरिए इस्लामाबाद को हिदायत दी थी कि सियासी कैदियों का त्यारा दमिश्क के बजाय लीबिया के शहर तराबलुस भेजा जाए। क्या इस ऑर्डर पर अमल हो रहा था? तकरीबन 5 घंटे के बाद वो ऐसे लगा कि तैयारा उतरने की अब जो है वो तैयारी पे। फिर 6-7 चक्कर उसी जगह पे उसने लगाए तैयारे। 6-7 चक्कर से मुराद है कि आधा घंटा हो गया, हमें नीचे मंजर वही नज़र आ रहा था। इसका मतलब यह है कि अब हम बादलों से नीचे थे। फिर तैयारे ने परवाज़ भरी और किसी और सम चल पड़ा। वो एक ही बर्फपोश जिस तरह K2 की आप वो देखते हैं शक्ल, उस शबाहत का एक पहाड़ी सिलसिला, उसके आसपास ये हमारा तैयारा था। जब हमारा डिसेंट शुरू हुआ दमास्कस की तरफ, तो उन्होंने अनाउंस किया, कैप्टन साजिद कुरैशी थे और कैप्टन चीमा थे, 2 कैप्टन उस पर रखे गए थे क्योंकि लॉन्ग फ्लाइट हो गई थी। तो जब डिसेंड हुआ और हम थोड़ा नीचे आने लगे तो अचानक थ्रस्ट हुआ और एयरक्राफ्ट जो है वो वापस टेक ऑफ पोजीशन पे चला गया। फिर जब लेवल अप हुआ तो हमने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें दमास्कस उतरने की इजाज़त नहीं मिली है क्योंकि टीपू ने कहा है कि इसके अंदर जो लोग आ रहे हैं वो कमांडो एक्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो ये अगर उतरेंगे इधर तो हम ये वाला जहाज़ जिस पे हमारे पास होस्टेजेस हैं उसको हम उड़ा देंगे। जब टीपू ने रेडियो ऑन किया तो दोपहर की खबरों में बताया जा रहा था कि एक और PIA त्यारा दमिश्क पहुंच रहा है। सिपाही अपनी जगह खड़े थे, सायरन बज रहे थे और तेज रोशनियों ने माहौल को मजीद संगीन बना दिया था। इसी लम्हे टीपू ने सख्त लहजे में कहा, कोई अपनी जगह से ना हिले और सब खामोश रहें। ये वाज़ेह था कि इस त्यारे की आमद ने न सिर्फ यरगमालियों के लिए बल्कि खुद टीपू के लिए भी हालात को मजीद पेचीदा बना दिया था। क्या ये कैदियों की रिहाई की तरफ कोई पेशरफ्त थी या किसी और बड़े खतरे की शुरुआत? त्यारे में मौजूद हर शख्स इस सवाल का जवाब जानने के लिए बेताब था। शाम का शहर है हल्ब, वहाँ कोई आधे घंटे की ये आवारागर्दी के बाद तैयारा उतरा। बहरहाल हम वहाँ से 25 मिनट 30 मिनट्स की फ़्लाइट है अलेप्पो की, हलब जिसको कहते हैं, अर्तुरुल में काफ़ी देखा उसको। तो वहाँ पे हमने लैंड किया। दैट वाज बेसिकली एन एयरफोर्स बेस, तो उधर ग्राउंड पावर की कोई सपोर्ट नहीं थी, ग्राउंड पावर यूनिट्स भी नहीं थे। टीपू बेचैनी से शामी हुकाम की यकीन दहानी चाह रहा था, मगर पाकिस्तानी मुज़ाकरातकारों पर भरोसा नहीं कर रहा था। बिलाखिर कंट्रोल टावर से इत्तला मिली
के कैदी रिहा हो चुके हैं। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद खोरी ने खुद आकर तस्दीक की और यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। रात 9 बजे हवाई अड्डे पर हलचल मच गई। ट्रक, बसें और जीप्स त्यारे के गिर्द जमा थी और सर्च लाइट्स की रोशनी खिड़कियों से अंदर झांक रही थी। यरगमालियों को यकीन हो गया आजादी करीब है। टीपू और इसके साथी मुसाफिरों से ऐसे मिल रहे थे जैसे वो इनके मोहसिन हों, खास तौर पर बूढ़ी औरत और उसका बेटा जो उसे गर्मजोशी से अलविदा कह रहे थे। शायद ये स्टॉकहोम सिंड्रोम था। टीपू और इसके साथी बाहर निकले तो ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद खोरी ने इनसे मुसाफा किया, मगर उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी कामयाब मिशन की मुबारकबाद दे रहे थे। तो मैंने जब जहाज में उनकी सीढ़ियों पे बाद में तस्वीरें देखी और वीडियो देखी, सलामुल्लाह टीपू ने जो कोट पहना हुआ था और उसके हाथ में जो ब्रीफकेस था, ये दोनों तारिक रहीम के, क्योंकि ब्रीफकेस उनके पास था, उसमें वो कुछ लिखवाते थे और उसी के अंदर वो डॉक्यूमेंट उसने रखवाए थे और उतरते वक्त तारिक रहीम का कोट पहन के उतरे थे और विक्ट्री का निशान बनाया। अल-जुल्फकार हाईजैकिंग के अमली और सियासी सरबराह मीर मुर्तज़ा भुट्टो इस ऑपरेशन की कामयाबी से हौसला पाकर खुद को इस दौर के अरब इनकलाबी रहनुमाओं जैसे यासिर अराफात और मुअम्मर कज़ाफ़ी के बराबर समझने लगे। दूसरी जानिब टीपू भी हीरो बन चुका था। जबकि सियासी कैदियों को फैसला करना था, आया अस्करी तंजीम अल-जुल्फकार का हिस्सा बनेंगे या नहीं। Opened the back door of the airliner they'd held for 13 days. Standing on the stairway outside the plane, they were still defiant, waving their weapons. The more than 100 passengers began climbing down from the plane. In a scene which was intensely emotional, they were given flowers by smiling Pakistani officials. Among them, 2 women. The captain came out of the airliner after his passengers. Tonight it has. It's been a tragic event. 1 person has died, but more than 100 have found their freedom. डमास्कस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमें 2 बसें आई, बड़ी आला किस्म की। हम 54 लोग थे, बसों में बैठे। इतनी जोर से मुझे थप्पड़ पड़ा, वो थप्पड़ पड़ा और नकाब कोई अफसर आ गया है, बोला कपड़े कहाँ हैं, कपड़े क्यों नहीं पहने आपने? मैंने बोला यार कपड़े होंगे तो पहनूंगा ना यार। मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने कहा, टीपू मैंने तुम्हें कब कहा था कि शनवारी को सजाए मौत सुनाओ? मैंने कहा था भला तुम्हें? जब कैदी को फांसी पे ले जाते हैं ना, वो रात सिर्फ उन कैदियों की होती है, बाकी सारे कैदी दुआएं करते रहते हैं। और फिर जब उसकी बेड़ियाँ तोड़ी जाती है, निकाली जाती है और जो ज़मीन पे गिरती है, छना इनको सजाए मौत हुई थी, उन्हें अभी फांसी लगाना था। इनके लिए हमें जितने सवारखाने थे ना, उनके सफ़ीर वगैरह जो थे, उनको हमने अगवा करके उनके बदले हमने इनको छुड़वाना था। देखिए मैं सिर्फ एक चीज़ से अल्लाह ताला से दुआ करता था कि यार मेरी लाश मेरे माँ बाप को मिल जाए। मुझसे ऑर्डर कर रहा था कि इसको फारिग ही कर दें। यहाँ से सियासत की सफाई शुरू हुई। शाही किले के मेन गेट पे लेकर गए तो एक ट्रे थी, उस ट्रे पे मुड़ी चुड़ी कोई लाश थी, ऊपर कपड़ा था, उनके बदले। टीपू का वो अंजाम जो नहीं होना चाहिए, बड़ा साफ शफाफ, बड़ा मासूम आदमी। शक इनके ऊपर हुआ, राजा अनवर इनसे पूछा गया, ये मान गए।